हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो का बनाने का मकसद यह है कि जो भी बीपीएससी 4.0 टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं वह समझ पाए कि बीपीएससी का लेवल कितना बढ़ चुका है और इंग्लिश लिटरेचर में कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज से मेरा यही प्रयास रहेगा कि बीपीएससी 4.0 के लिए मेरे चैनल इंग्लिश वॉरियर्स में आप इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप सभी को बीपीएससी 4.0 में बहुत अच्छी कामयाबी प्राप्त हो और एक बेहतर टीचर बन सके। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझते हैं जो बीपीएससी 3.0 में आया था। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statements is true in regard to the poem Beowulf? ऑप्शन ए है बेवुल्फ इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ट्रेजिकल पोएम, जो कि इररिलेवेंट है। बेवुल्फ इज़ एन epic पोएम हैविंग अ नैरेटिव टोन, तो ये ऑप्शन एकदम सही है कि बेवुल्फ जो है वो एक इपिक पोएम रहा है और नैरेटिव टोन में रहा है, जो कि हम लोग जानते हैं कि बेवुल्फ एक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक इपिक पोएम रहा है और नैरेटिव टोन में रहा है, जिसे लिखा गया है एनोनिमस राइटर्स के द्वारा। जो कि कौन राइटर था नहीं पता है, अभी तक नहीं पता चला है कि कौन लिखा है। बाकी जो ऑप्शन है सी, ये भी इररिलेवेंट है। बेवुल्फ इज़ एन आर्गुमेंटेटिव पोएम, ये भी इररिलेवेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बेवुल्फ के बारे में कि बेवुल्फ के बारे जो हमें पता चलता है वो नोवेल कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता है। नोवेल कॉडेक्स मैन्युस्क्रिप्ट। तो और मेरे प्यारे व्यूअर्स, जल्द ही ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के 4 मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स का वीडियो इंग्लिश वॉरियर्स चैनल पे अपलोड होगा, तो उसे देखना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑथर ऑफ हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया? तो हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है, और ये वर्क रहा है किसका? तो जियोफ्री ऑफ मैनमाउथ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जोफ्री ऑफ मैनमाउथ। जो कि ये वर्क जो रहा है वो एक लैटिन क्रॉनिकल रहा है, और इस टेक्स्ट में, ये हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया के टेक्स्ट में किंग आर्थर के लाइफ और रेन शासन काल के साथ साथ और भी जितने अदर लिजेंडरी किंग्स रहे हैं, जैसे कि किंग लियर, मर्लिन, उन सभी के बारे में भी बताया गया है। अब एक यहाँ पे ऑप्शन है होली शेड। ये दरअसल होलिन शेड है। होलिन शेड। होलिन शेड क्या है? तो इसे रिफ़र किया जाता है रेफर होलिन शेड को, जो एक इंग्लिश क्रॉनिकलर थे, और इनका फेमस वर्क है जिसे होलिन शेड क्रॉनिकल्स कहते हैं। होलिन शेड्स क्रॉनिकल्स, ठीक है। जिसमें जिसका ओरिजिनल टाइटल जो है वो क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड है, जो कि पब्लिश्ड किया गया था 1577 में। पब्लिश्ड इन 1577। होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स से विलियम शेक्सपियर का जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज रहे हैं वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिला है विलियम शेक्सपियर को, जैसे कि मैकबेथ हो गया, किंग लियर हो गया, रिचर्ड थर्ड हो गया। ये जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज है विलियम शेक्सपियर का, वो होलिनशेड्स क्रॉनिकल से ही लिए गए हैं। अब ऑप्शन नंबर सी, जो प्लूटार्क है, जो प्लूटार्क जो एक ग्रीक बायोग्राफर थे और एक एसिस्ट थे, इनका मोस्ट जो फेमस वर्क है वो है पैरेलल लाइव्स। इसका मोस्ट जो फेमस वर्क है वो है पैरेलल लाइव्स। जिसे प्लूटार्क्स लाइव्स भी कहा जाता है।
पैरेलल लाइफ्स एक कलेक्शन है फेमस ग्रीक्स और रोमन्स का बायोग्राफर का, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, ये सब सारे का बायोग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है। और प्लूटार्क्स पैरेलल लाइफ्स जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। जो प्लूटार्क्स पैरेलल लाइफ्स है, मतलब प्लूटार्क का जो पैरेलल लाइफ्स है, ये इन्फ्लुएंस करता है विलियम शेक्सपियर के जितने भी रोमन प्लेज है। तो विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से रोमन प्लेज को इंस्पायर करता है? तो वो है जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलेनस। तो यहाँ पे 72 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिगार्ड टू सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट? तो सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट बहुत फेमस राइटर रहे हैं, लेकिन ये एनोनिमियस रहे हैं। कौन राइटर है नहीं पता इनका नाम। तो सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, ये इनके जो राइटर थे वो एक और पोयम लिखे थे जिसका नाम है द पर्ल। द पर्ल। तो जो द पर्ल पोयम है और जो सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट ये पोयम है, ये दोनों के जो राइटर है वो सेम है, लेकिन दोनों सेम है लेकिन पता नहीं चला है कि कौन है। ये दोनों के राइटर एनोनिमियस है, लेकिन सोर्सेज से यही पता चला है कि जो सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट के जो राइटर है वही राइटर द पर्ल के भी राइटर है। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट के स्टेटमेंट में कि कौन सा ट्रू है, तो वो ऑप्शन है सी। सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट हैज़ एन anonymous yet the author might have lived in England। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। पेंडारुस is a character in which one of the following poems? जो पेंडारुस है वो किस वर्क या किस पोयम का कैरेक्टर है पेंडारुस? तो जो पेंडारुस है वो ट्रोइलस एंड क्रेसिडिस का कैरेक्टर रहा है, जो कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडिस एक नैरेटिव पोयम है जो कि रिटन बाय जॉफरी चौसर 14th सेंचुरी में। ये किसके द्वारा वर्क है? तो ये है जॉफरी चौसर के द्वारा। और ये इसमें जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर, वो पेंडारुस है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है रोमाउंट ऑफ रोज, ये भी जॉफरी चौसर का वर्क है जो कि ट्रांसलेशन किया गया था। ट्रांसलेशन है फ्रेंच एलोगरिकल पोयम का। कौन एलोगरिकल पोयम? तो ले रोमन डी ला रोज। ले रोमन डी ला रोज इस फ्रेंच एलोगरिकल पोयम का ट्रांसलेशन है ट्रोइलस एंड क्रेसिड, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? जॉफरी चौसर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है द बुक ऑफ डचेस। तो द बुक ऑफ डचेस जॉफरी चौसर के ही द्वारा लिखा गया है और ये एक एलेजी है। एलेजी बोलते हैं गाइस जिसे शोक गीत को एलेजी कहा जाता है। और ये किसके शोक पे लिखा गया पोयम है? तो डेथ ऑफ ब्लैंचे के डेथ पर लिखा गया है जॉफरी चौसर के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द बुक entitled ट्रॉय बुक हैज़ बीन written by which one of the following authors? जो ये ट्रॉय बुक है वो किस ऑथर के द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लिडगेट।
और ये जो ट्रॉय बुक है ये क्या है, एक इपिक पोयम है, इपिक पोयम रहा है, इपिक पोयम रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है इसमें वो है ट्रोजन वॉर। एक ट्रोजन वॉर के बेसिस पे था ये, जो कि इंस्पायर किया था होमर्स के जो इलियड है और वर्जिल्स का जो एनाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76. The characters in the Canterbury Tales are supposed to sit upon a pilgrimage to say prayer to which one of the following martyrs? martyrs मार्टियर्स मतलब होता है शहीद। तो जो थॉमस बैकेट थे, ऑप्शन नंबर ए, उनके लिए प्रे किया जा रहा, कहने के लिए कहा जा रहा था, ये मार्टियर्स थे। और जो कैंटरबरी टेल्स है इनका इसका भी वीडियो जल्द ही आने वाला है इन फुल डिटेल विथ कंप्लीट नोट्स। क्वेश्चन नंबर 77. द आइडिया ऑफ राउंड टेबल, The idea of round table appears in which of the following works of art? तो जो राउंड टेबल का जो आइडिया है वो आपका ऑप्शन सी, ले मोर्टे दे आर्थर, जो कि ये लिखा किसके द्वारा किया है, ले मोर्टे दे आर्थर, ये सर थॉमस मैलोरी, थॉमस मैलोरी, थॉमस मैलोरी के द्वारा ये वर्क है ली मोटे द आर्थर। और इसमें राउंड टेबल को दिखाया गया है एज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिटी अमंग किंग आर्थर्स नाइट। जो आर्थर के जो नाइट्स है, आर्थर के नाइट्स, उनके बीच में इक्वालिटी और यूनिटी को दिखाया गया है, सिंबलाइज किया गया है राउंड टेबल पे। Question number 78. Which one of the following is the meaning of the surname Hytholodius? Hytholodius. Hytholodius जिस ये एक ग्रीक वर्ड है, हाइथलोस, हाइथलोस, हाइथलोस। हाइथलोस का मतलब होता है नॉनसेंस या फूलिश, फूलिश टॉक। जो नॉनसेंस वाला टॉक होता है उसे हाइथलोस कहा जाता है। ग्रीक वर्ड है एक हाइथोलेडियस, जिसमें हाइथलोस का मतलब क्या है, नॉनसेंस या फूलिश टॉक, और डियोस का मतलब होता है गॉड। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है, लर्नड इन नॉनसेंस। क्वेश्चन नंबर 79. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ असर्सियो सेप्टेम सैक्रामेंटोरम? एसर्सियो सेप्टम सैक्रामेंटोरम, ये इसके ऑथर जो रहे हैं वो है हेनरी एट। और इसी वर्क के बाद इन्हें अवॉर्डेड किया गया था इस एक टाइटल से, जिसका टाइटल है डिफेंडर ऑफ द फेथ। मोबाइल पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसे थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। तो हेनरी एट को ही टाइटल दिया गया था इस वर्क के बाद, एसेसियो सेप्टेम सैक्रामेंटोरम के बाद, इस वर्क के बाद क्या टाइटल दिया गया था, डिफेंडर ऑफ द फेथ। ठीक है, डिफेंडर ऑफ द फेथ किसको दिया गया था, हेनरी एट को। किसके द्वारा, तो लियो 10 के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ रैल्फ रोइस्टर डोइस्टर? रैल्फ रोइस्टर डोइस्टर, तो रैल्फ रोइस्टर डोइस्टर वॉज रिटन बाय निकोलस उडाल। ठीक है, निकोलस उडाल के द्वारा लिखा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81. In which one of the following treaties the idea of mysomosoi appears? तो ये जो अपेयर होता है
ये सिडनी द डिफेंस ऑफ पोएसी, इस पे अपेयर होता है। सिडनी इज द डिफेंस ऑफ पोएसी, इसमें डायरेक्टली तो अपेयर नहीं होता ये आइडिया या ट्रीटीज। और माइस माइसोमोसोई इसका मतलब होता है, माइसोमोसोई का मतलब होता है हेटर्स ऑफ द मूसेस, हेटर्स ऑफ द मूसेस, जिसमें डायरेक्टली तो अपेयर नहीं होता है लेकिन बट ही एड्रेसेस द सेम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज शेक्सपियर यूटिलाइजेस थॉमस लॉर्ड्स रोजालिंड और यूफियस गोल्डन लेगेसी। जो थॉमस लॉर्ड्स का जो वर्क है रोजालिंड इफियस और इफियस गोल्डन लेगेसीज, उसमें शेक्सपियर यूटिलाइज किस ड्रामा को करता है? तो ये यूटिलाइज करता है एज यू लाइक इट। तो शेक्सपियर यूज्ड थॉमस लॉर्ड्स रोजालिंड इफियस गोल्डन लेगेसी as the primary source for his pastoral comedy As You Like It. Okay, question number 83। Question number 83, in which one of the works observation, we are all comedians in religions, God, who is the author of all our tragedies, hath written out for us and appointed us all the best we are to play। तो ये जो कोटेशन है, ये जो कोट है, वो लिया गया है ये द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी से, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ये जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये जो लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर वॉल्टर रेली, वॉल्टर रेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 84। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड वेल ऑफ इंग्लिश अनडेफिल्ड, वेल ऑफ इंग्लिश अनडेफिल्ड। तो ये वेल ऑफ इंग्लिश अनडेफिल्ड जो टाइटल है वो है जॉफरी चौसर का, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और वेल ऑफ इंग्लिश अनडेफिल्ड ये टाइटल, ये जो दिया गया था, ये इनका फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स के बाद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। एंड राइड इन ट्रायम्फ थ्रू परसेपोलिस इज नॉट ब्रेव टू बी अ किंग। ये जो कोट है ये कहाँ से अपेयर हुआ है, किस वर्क में अपेयर किया गया है, दर्शाया गया है? तो ये जो कोट है, एंड राइड इन ट्रायम्फ थ्रू परसेपोलिस इज नॉट ब्रेव टू बी अ किंग, ये दर्शाया गया है टम्बरलेन द ग्रेट, टम्बरलेन द ग्रेट में। Tamburlaine the Great. These lines reflect the character Tamburlaine's grandiose ambition and desire for power and conquest. उसके पावर और उसके कंक्वेस्ट के जो डिज़ायर थे, एम्बिशन थे, किसके? टम्बरलेन्स का जो ग्रैंडियोस थे उसे दर्शाया गया है। और जो टम्बरलेन द ग्रेट है ये किसका वर्क है? तो टम्बरलेन द ग्रेट ये वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी एक कोटेशन वाला क्वेश्चन है। द ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन। ये जो कोट है वो किस में अपेयर किया गया है या ये किस ऑथर के द्वारा है? तो ये जो है वो है जॉन ड्राइडेन के द्वारा, ये जॉन ड्राइडेन के द्वारा है।
द ट्रू एंड ऑफ सटायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन, जॉन ड्राइडन के द्वारा किया गया। और किस किस वर्क का है, तो डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर, जो कि 1693 में इसका वर्क ये आया था। और इस वर्क का क्या नाम है, डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ द रोवर। जो द रोवर है, ये जो वर्क है द रोवर, ये किस ऑथर के द्वारा लिया गया है, या किस ऑथर ने लिखा है द रोवर। तो ये ऑप्शन ए एफ्रा बेन, एफ्रा बेन जो थी इसी का वर्क है द रोवर। और शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मैरी एस्टेल, ये एक इसका जो वर्क है एक है सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज़, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट वर्क है सम रिफ्लेक्शंस अपॉन मैरिज। ये भी एक फीमेल राइटर है। डोरोथी ऑसबॉर्न ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। मिलामेंट इज़ अ कैरेक्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो मिलामेंट है ये किस प्ले का कैरेक्टर है मिलामेंट। तो मिलामेंट जो है वो कैरेक्टर है द वे ऑफ द वर्ल्ड। और ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है जो कि रिटन बाय विलियम कनग्रीव के द्वारा लिया गया था, मतलब लिखा गया है। और लव फॉर लव ये भी विलियम कनग्रीव के द्वारा लिखा गया है। द डबल डीलर ये भी विलियम कनग्रीव के द्वारा लिखा गया है। तो यह वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी प्रयासों से मदद मिली हो। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जो इंग्लिश वॉरियर्स के नाम पर है उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी 4.0 की तैयारी करवाई जाएगी। और डियर व्यूअर्स, आपको और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट मुझे पढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंस करेगी। थैंक यू।